फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया। तो हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। इन सितंबर 1939 का टाइम है। जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, जर्मनी इन्वेड कर लिया पोलैंड को एंड दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। अब आप कहोगे कि वो इन्वेड कर रहा है पोलैंड को, तो ये कहाँ से वॉर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हो गया? ठीक है, बात तो जेन्युइन है कि लड़ाई या फिर कह लो कि घुसपैठ जो है वो धीरे धीरे एरिया कवर कर रहे थे पोलैंड का, तो इसमें अचानक से फ्रांस और इंग्लैंड का क्या? तो देखो हर कंट्रीज़ की कहीं ना कहीं देखो फॉरेन की पॉलिसीज़ कैसे कवर अप होती हैं, कैसे सेटअप की जाती हैं। तो कोई ट्रीटी साइन करी जाती है। ट्रीटी मतलब कि कोई एग्रीमेंट साइन होता है कि चलो ठीक है हम आपके साथ हैं, मतलब कि कंट्रीज साथ में रहती हैं कि अगर कोई आप पे मतलब आपको टच किया फिर आपकी कंट्री को कुछ नुकसान कराया तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे लड़ाई करने के लिए सामने वाले के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कह लो कि कुछ पैक्ट साइन किए थे उन्होंने। तो जैसे ही पोलैंड का क्या था कि जर्मनी धीरे धीरे उसके कुछ एरिया को कवर करती गई तो उधर से पोलैंड तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पोलैंड को कवर कर लिया। और उसके बाद से अब सिचुएशन क्या आ गई कि फ्रांस और इंग्लैंड इन सितंबर 1940 ट्राइपार्टाइट पैक्ट, मतलब कि ये वही एक कह लो कि एग्रीमेंट है जो साइन किया था जर्मनी किसके किसके साथ में, इटली और जापान। पोलैंड के साथ किसने साइन किया था? फ्रांस और इंग्लैंड ने। ठीक है, वॉर उसने अटैक किया पोलैंड पे। ठीक है, उसके बाद से पोलैंड ने किससे साइन कर रखा था? फ्रांस और इंग्लैंड के साथ। ठीक है, तो अब क्या कि वो तो उनके साथ है कि चलो भाई वो आप पे अटैक कर रहे हैं, हम लोग भी आपके साथ है, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग खड़े हो जाएंगे। ठीक, तो वो कह लो कि जर्मनी इस साइड में उसे वो कर रहा था, अटैक कर रहा था अपने पोलैंड को, उसको कवर कर रहा था। तब तक वेस्ट साइड से कह लो कि वहाँ से फ्रांस और इंग्लैंड ने अटैक कर दिया किस पे? जर्मनी पे। ठीक है, पीछे से उन्होंने अटैक किया और वो लोग धीरे धीरे अब क्या हो गया कि इसकी आर्मी दो पार्ट में बट गई, हिटलर की आर्मी दो पार्ट्स में क्या हो गई? डिवाइड हो गई। तो जैसे इन्होंने एग्रीमेंट साइन कराया था कि पोलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड ये एक कह लो कि जैसे अलाइज पावर था ना पहले, उन्होंने जो ग्रुप बनाया था, अब ये जब तीन हैं तो जर्मनी भी तो ऐसी कोई ट्रीटी साइन करी होगी ना, और तो उसने भी एक ट्राइपार्टाइट पैक्ट साइन किया था 1940 में, जो कि था जर्मनी, इटली और जापान से। ठीक है, हिटलर अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। ठीक है, अब देखो रशिया पर, मतलब कि सोवियत यूनियन उसको रशिया बोलते हैं, बाद में उसका नाम चेंज हो गया, यूएसएसआर हो गया। तो सोवियत यूनियन पर 1941 को उन्होंने अटैक किया और इट वाज अ हिस्टोरिक मिस्टेक मेड बाय हिटलर। मतलब क्या कि सबसे बड़ी गलती जो हिटलर के हार का नतीजा जो बनी वो यही बना कि उस टाइम में जो अटैक जिसने किया, कि अभी तो वो पोलैंड कवर अप कर लिया, तो देखो उधर यूएस बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। यूएस को इस वॉर में आना ही नहीं था कि वॉर करके हम क्या करेंगे, अभी फालतू में हमारा क्या होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगी, वॉर के बाद से प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे, इससे बढ़िया कि वॉर में पड़ो ही ना। तो क्या हुआ कि रशिया, अब देखो रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, अब सोवियत यूनियन के पार्ट को जब हिटलर ने टच किया, उसने अटैक किया 1941 में, 1940 तक का जो केस देखोगे ना, तो 1940 में हिटलर बिल्कुल अपने पीक पे था। वो जैसे फ्रांस को, इंग्लैंड को और फिर उधर पोलैंड को, जब पोलैंड को पूरा कवर अप कर लिया तो ऐसा देख के लगा, और जिस पीक पे था, जैसे जैसे वो लड़ाई कर रहा था, जो उसकी स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ही शानदार थी। और 1940 तक कह लो कि वो बिल्कुल अपने पीक पे था कि उसको अब सारी कंट्रीज़ के अंदर ये आ गया था कि अरे ये तो अब कहीं ना कहीं फ्रांस को भी, मतलब फ्रांस को भी ना हरा ले, उसको भी कब्जे में ना कर ले, और इंग्लैंड को भी अपने कब्जे में कहीं ना कर ले, इस चीज़ का डर सबके अंदर आ गया था, सारी कंट्रीज़ के अंदर आ गया था। तो फिर जब ऐसे करने के लिए और पावर्स, मतलब कि कह लो कि पावर और फूड सप्लाई और ये सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने के लिए, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उसने सोचा कि क्या करे, सोवियत रूस पर क्या था, सोवियत यूनियन पर भी अटैक कर दे। तो उसने 41 में डिसाइड किया कि अब तो मैं बिल्कुल, अब उसका एग्रेसिवनेस एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया है कि अब तो कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं और वहाँ से हम जीत सकते हैं।
ठीक है, और बहुत ही इजी रहेगा। तो उसने क्या किया कि ये जो फूड वगैरह है उसकी आइटम्स या फिर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाने के लिए इस चीज़ के कह लो कि लालच में, और उसके अंदर इतना प्राउडनेस आ गया था इस चीज़ का कि अब हम जीत जाएंगे, तो उसने अटैक करने को तो कर दिया सोवियत यूनियन पे। उसके बाद रिजल्ट क्या आया कि इट वाज अ हिस्टोरिक मिस्टेक मेड बाय हिटलर। क्यों बोला जाता है ये हिस्टोरिकल मिस्टेक? क्यों? क्योंकि इतिहास में इतना बड़ा बेवकूफ़ कोई भी नहीं था। जितना होशियार हिटलर था उतनी बड़ी बेवकूफ़ी उसने कर दी उस टाइम में। अपने एग्रेसिवनेस के चलते वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसको अपना मतलब वजूद खोना पड़ा, वो हार गया सिर्फ इस गलती की वजह से। द सोवियत रेड आर्मी डिफीटेड जर्मनी एट स्टालिनग्राड। देखो, अब रशिया की जो आर्मी है वो मतलब क्या कि उधर तो अभी फ्रांस और इंग्लैंड से लड़ाई भी हो रही है, ठीक है, पोलैंड को कवर अप कर लिया आपने, अब इस साइड में आप और बढ़ते जा रहे हो और रशिया को आप कवर करने की कोशिश कर रहे हो। तो रशिया मतलब कि कह लो कि उसकी इकोनॉमी उसकी टेरिटरी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो जब उन्होंने स्टालिनग्राड एक जगह का नाम है वहाँ पे सबसे पहले अटैक किया, तो जब वो लोग रशिया पे अटैक करने गए ना तो रशियन आर्मी बिल्कुल शांत कि अभी उनको हमारे एरिया में घुसने दो, वो एरिया बहुत बड़ा। अब वो लोग सोचे कि ठीक है इतना हम कवर अप करते जा रहे हैं, वो उनके एरिया में घुसते गए और उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि अब उनके आर्मी जो हैं वो तो दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, एक वेस्ट साइड में एक ईस्ट साइड में। तो उसमें क्या हुआ, वो लोग कम आर्मी का फ़ायदा, को जीता वही जिसके आर्म फोर्सेज जिसके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कह लो कि लड़ने के लिए या फिर स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए वॉर में क्यों बोलते हैं कितना ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि इतनी चीज़ें लगती ही हैं, तो आपके पास वो वेपन्स वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो फोर्स जो था वो कम था, तो आर्मी डिफीट करी उसकी स्टालिनग्राड में, जर्मनी की, ठीक है। कहाँ पे? जो वो सोवियत रेड आर्मी के साथ। सोवियत रेड आर्मी वही जो सोवियत यूनियन की जो आर्मी थी उससे वो हार गई वहाँ पे। अब जो वहाँ पे हारी तो वो बहुत बुरी तरीके से हारी, और उसकी जितनी आर्मी थी मतलब बहुत सारे लॉस उसको वहाँ पे हुए, क्योंकि रशिया के साथ एक तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी वीक थी, वो इतने सारे पैसे भी अपने लगाएं प्लस अपनी आर्मी भेजी। अब ऐसा तो है नहीं कि सोल्जर्स हमारे फैक्ट्री में बन रहे हैं कि उनका प्रोडक्शन करके वहाँ पे भेज दिया, अब वहाँ पे कोई लड़ने को है ही नहीं, और धीरे धीरे उनका इतना सारा लॉस वहाँ पे हो गया, वो हार गए। अब इन द बिगनिंग कह लो कि इन द बिगनिंग द यूएस रिमेन न्यूट्रल इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर तो हो रहा है लेकिन अभी तक यूएस की एंट्री नहीं हुई है। अब देख लो यूएसएसआर जो है और यूएस दोनों में पटती नहीं है आपस में, यूएसए और यूएसएसआर में नहीं बनती है, लेकिन फिर भी क्या रीज़न ऐसा होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यूएस आके एंटर करके वो जो भी लड़ाई थी वो जीत लिए वो लोग, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसकी यूएस की एंट्री हो जाती है। अब देखो हुई कैसे, यहाँ पे बात क्या हुई कि यूएस अभी वो लड़ना नहीं चाहता था कि हमें कोई लड़ाई और ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि लड़ाई होने के बाद से बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको फेस करना पड़ता है। तो वो उसके बाद से क्या किया, हिटलर ने बोला कि अभी तो लड़ाई हमारी इस कंट्री से करिए, आप एक काम करिए, जापान को क्या बोला कि आप यूएस को कवर अप करिए, यूएस में थोड़ा सा मतलब बॉम्बिंग वगैरह करिए और उसको डिस्टर्ब कर दीजिए किसी भी तरीके से, ठीक। मतलब स्टोरी से बिल्कुल मूवी की तरह चलाना कि एक हिटलर है जो यहाँ से लड़ रहा है, वहाँ से लड़ रहा है, फिर जो हमारे उनके खुद के दोस्त हैं जो इटली और जापान के लोग हैं, तो जापान वाले से बोला कि एक काम करो यूएस को थोड़ा सा छेड़ दो, यूएस को थोड़ा सा छेड़ा और बहुत सारा लॉस हो गया। देखो क्या हुआ कि व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस जो यूएस का था जो पर्ल हार्बर नाम से, तो पर्ल हार्बर जगह पे जब जापान ने बॉम्बिंग करी, किसके उस पे, किसके सपोर्ट से, हिटलर के सपोर्ट से, कि मैं हिटलर का सपोर्ट कर रहा हूँ और मतलब ऐसा ऑर्डर है या फिर कह लो कि हम लोग की ऐसी रणनीति है कि आप पे बॉम्बिंग करना है। बॉम्बिंग करना आप पूछ के तो करेगा नहीं बस, बट ये अंडरस्टूड था, ये मैं आपको बता रही हूँ एक एज अ स्टोरी कि आपको याद रहे, ठीक है। बॉम्बिंग कर दी, द यूएस एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब अगर मुझे लड़ाई नहीं करनी है तो इट डजेंट मीन कि आप मेरे साथ कुछ भी करोगे और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, है कि नहीं। और वैसे भी यूएस तो बिल्कुल इकोनॉमिकली या फिर कह लो पॉलिटिक्स वहाँ का मतलब सारी चीज़ें वेल डेवलप्ड शुरू से ही हैं, ठीक है, शुरू से ही वो बिल्कुल मेंटेन करके रखा हुआ है अपनी इकोनॉमी को। और उसके बाद से जब यहाँ पे जब पर्ल हार्बर में उसकी लॉसेस हुई जो,
उसको देना पड़ा भुगतान हिटलर को। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945 विद हिटलर्स डिफीट। और वो लड़ना शुरू किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री हुई किसकी, यूएस की। और फिर उसके बाद से वो तब तक लड़ा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब तक जब तक ख़त्म हुआ तब तक हिटलर का नामो निशान भी ख़त्म हो गया। जब तक हिटलर को उसने पूरी तरीके से हराया नहीं, युद्ध भी ख़त्म नहीं हुआ। और जापान कब सरेंडर किया, अगस्त में। देखो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ मई 1945 में, और जापान ही तो बॉम्बिंग की थी ना उसने यूएस पे, ठीक है। तो अब वो सरेंडर कब किया, सरेंडर किया 1945 अगस्त में। कब, जब ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स, जो परमाणु बम, जो आप लोग बहुत फेमस सुने होंगे दो नाम, हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा और नागासाकी जापान के प्लेसेस हैं ये, ठीक है। उस पे यूएस ने बॉम्बिंग करी, और वो ऐसा कुछ नहीं था कि छोटा मोटा बम फोड़ के और कुछ एरिया, वो पूरा का पूरा हिरोशिमा और नागासाकी दोनों को कह लो कि उसका नामो निशान नहीं बचा। ऐसे एटॉमिक बॉम्ब्स यूज़ किए गए थे उस टाइम में, यूएस ने किया था। तो वहाँ पे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसने अपना बदला लिया, और यहाँ पे हिटलर का कह लो कि वहाँ पे हिटलर हार गया। आगे हम पढ़ेंगे द नाज़ी वर्ल्ड व्यू। तब तक आप इतना पूरा रिवाइज करना ताकि आपको कोई डाउट ना हो, बिल्कुल स्टोरी की तरह पढ़ना, एक बिल्कुल मूवी जैसा आपको सीन क्रिएट हुआ लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा ये पढ़ के। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।